हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स तो हम रोज ही पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र ना, स्थिर विद्युत में विद्युत आवेश में विद्युत क्षेत्र को हमने 3 लेक्चर में देखा। हम कहाँ तक देख चुके थे भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके थे। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा न्यूमेरिकल के होगा और उसमें सब कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने से पहले एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट है, क्या है अपना वो कॉन्सेप्ट? अध्यारोपण का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये जो है अध्यारोपण का सिद्धांत चार्ज में भी लगता है और किस में लगता है? बल में भी लगता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लगता है। मैंने आपको नहीं बताया, जल्दी जल्दी में स्किप हो गया टॉपिक, तो अब देख लीजिए। जैसे किसी स्थान पर कई चार्ज हैं, Q1 Q2, मतलब Q1 माइनस Q2 Q3, ये वाला तो शायद मैंने बताया था। इस तरह से तो चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है? अदिश राशि है। तो इसको हम सिंपली ऐसे Q1 माइनस Q2 Q3 Q4 ऐसे करके जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको बताया था मैंने, ये वाला तो मैंने बताया था। ये तो अदिश राशि की बात हो गई। ये अध्यारोपण के सिद्धांत अदिश राशि में हो गए, लेकिन जहां पर बल हमारा क्या था? कूलाम बल क्या है? सदिश राशि है ना भाई? सदिश राशि, सदिश राशि। और ये हमारा ये क्या? ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सदिश राशि है। तो इन सबको जो जोड़ा जाता है, जैसे ऐसे E1 है, E2 है, तो इनको जो जोड़ा जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, इस तरह जोड़ा जाएगा। और वेक्टर जोड़ मैंने क्लास 11th में पढ़ाया है, वेक्टर का सम कैसे होता है। अगर नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए, वेक्टर की प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल जल्दी से। यहाँ पर वेक्टर एडिशन है, ऐसे करके टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, इसका फार्मूला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा करके आता है, जो इनके बीच का एंगल रहता है। तो इस तरह जोड़ा जाता है इनके बीच का एंगल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मैं भी पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ अध्यारोपण बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस पे भी 20-25 मिनट का लेक्चर बन जाएगा। तो इसलिए मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि सदिश योग को ही अध्यारोपण के सिद्धांत, यानी कि जहां पर बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, वहां पर हम सदिश योग करेंगे। ठीक है, बस इतना क्लियर है। और आगे हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जैसे वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण, ठीक है, किंतु विपरीत आवेश को से मिलकर बनाया गया, ऐसा या ऐसे कह सकते हैं दो समान आवेश, क्या दो समान परिमाण के आवेश, लेकिन उनका जो क्या होता है, चार्ज अलग अलग, उनकी जो वो क्या कह सकते हैं, उनकी यार क्या बोलते हैं, चार्ज जैसे माइनस और पॉजिटिव होता है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, विजातीय आवेश कह लेंगे, मतलब कि उनकी जात अलग हो ना, विजातीय इसको बोलते हैं। सेम टाइप के चार्ज नहीं रहते हैं। तो इनसे मिलकर बना एक जो निकाय होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, दो विजातीय आवेश को, मतलब उनके परिमाण तो समान होने चाहिए, लेकिन चार्ज क्या है? अलग अलग होने चाहिए। इस तरह से दो असमान प्रकार के किंतु परिमाण में बराबर आवेशों से मिलकर बना ऐसा छोटा सा निकाय जो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, केमिस्ट्री तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है। अरे नहीं सर, केमिस्ट्री तो किसने केमिस्ट्री को सब्जेक्ट बना दिया सर? इतनी बोरिंग लगती है। तो इसको तो देखा ही होगा आपने। ठीक है, बोरिंग नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, HCl, इसको ऐसे बॉन्ड टूटता है तो H प्लस Cl माइनस में से कुछ भी होता होगा केमिस्ट्री में ऐसे करके। और H2O रहता है, ये भी ऐसे टूटता होगा H प्लस प्लस OH माइनस में। तो क्या है ऐसे, मतलब यौगिक जिसमें क्या है, धनायन ऋणायन बनते हैं। जैसे बहुत से हो सकते हैं, HCl हो गया, CO2 हो गया, ये भी टूटता है। ठीक है, किस में टूटता है आप देखिएगा इसको। ठीक है, इस तरह से बहुत से हो सकते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें क्या है, धनायन ऋणायन होते हैं, वो क्या द्विध्रुव होते हैं। ये इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। ठीक है, तो ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव ऐसे होता है दो समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश के, समान परिमाण किंतु विपरीत आवेशित आवेश को अल्प दूरी पर व्यवस्थित करने पर बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप ऐसे लिख लीजिए वीडियो को पास करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने नोट्स अपलोड कर दिए, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए, वहाँ पर सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की बात हो गई। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हो गई, समझ में आया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब जल्दी से हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइपोल। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पहले सुन लीजिए।
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो ऐसे द्विध्रुव हमारा कैसे बनता है, -q और +q से मिलकर बनता है, -q और +q से मिलकर बनता है। इसके बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, यहाँ अभी हम क्या ले लेंगे, 2l ले लेंगे, l भी ले सकते हैं लेकिन डेरिवेशन में l/2 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसके बीच की दूरी क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, 2l लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2l लेने से कहीं गलती हो जाती है, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मोमेंट की बात कर रहा है, आघूर्ण की बात। ठीक है, तो आघूर्ण मैंने बताया क्या होता है, इनमें से कोई एक आवेश उठा लिया आपने और इनकी बीच की दूरी 2l, तो इसको द्विध्रुव आघूर्ण से p से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि होती है, वेक्टर p भी आप लगा सकते हैं। तो इसको 2ql इस तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, 2ql, इसकी दिशा क्या होती है, -q से +q की तरफ होती है। तो इस तरह से अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, सवाल दे दिया जाता है ऐसे करके कि दो समान प्रकार के किंतु विपरीत आवेशित आवेश जिनका परिमाण ऐसे क्यों दे देगा, क्या दे देगा, 5 माइक्रो कूलाम है, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम ऐसे दे देगा, और इनके बीच की दूरी क्या दे देगा, 10⁻12 मीटर या 1 पिकोमीटर है। ठीक है, इस तरह से दे देगा, ऐसे दे दिया न्यूमेरिकल। अब बच्चे क्या करेंगे, ये दे दिया 2l की वैल्यू दे दिया, लेकिन बच्चे क्या समझते हैं, ये वो l की वैल्यू है। बच्चे क्या उसमें गलती क्या करते हैं, देखो आवेश दे दिए, उसमें क्वेश्चन में कहेगा 5 माइक्रो कूलाम का आवेश से मिलकर 5 माइक्रो कूलाम तथा -5 माइक्रो कूलाम के आवेश तथा उनके बीच में की दूरी क्या है, इतना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, दूरी इतना कह देंगे 10⁻12 मीटर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो अब बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो हलवा सवाल है, P = 2 × Q × L, ये हो गया 2 × Q की वैल्यू रखा 5 × 10⁻6 × 10⁻12, ये सर हो गया 5 दूनी 10, 10 -6 -12 10 × 10⁻18 हो गया। तो एक कट जाएगा 10⁻17 और क्या हो जाएगा, इसके जो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर ऐसे लिख देते हैं। सोचते हैं अरे हम तीर मार के चले आए, जब आते हैं तो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट में नंबर कट गए होते हैं। मैंने तो भाई सही करके आया था मैं तो क्या होता है, जल्दी में इस 2 को भी ले लेते हैं और Q को वैल्यू रख देते हैं, L की वैल्यू रख देते हैं, जबकि ये 2L क्या है, 2L तो बीच की लंबाई है मेरे भाई, जो ये दिया हुआ है ये L की वैल्यू नहीं है, तो 2L की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, 2L की वैल्यू दी हुई है। इसको जब आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2L की वैल्यू दी हुई है 10⁻12 मीटर। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या दी हुई है, Q की वैल्यू हमारी दी हुई है 5 × 10⁻6 कूलाम। ये हमको P निकालना है, तो हम P निकाल लेंगे सिंपली, क्या हो जाएगा 5 × 10⁻18 कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उस तरह में गलतियां होती हैं कि 2 की वैल्यू 2L को, इसको 2L नहीं मानते, L मान के 2 भी रख देते हैं, तो गलती हो जाती है। ठीक है, ये ऐसी गलती से आप बचिएगा, बहुत खतरनाक गलती होती है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में क्या हर जगह होती है, इसकी आदत पड़ जाती है भाई, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। इसका मात्रक भी मैंने आपको बता दिया, कैसे मात्रक निकाला, इसका कूलाम होता है, ये लंबाई है तो मीटर है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। आपने देखा ही अभी जब मैं न्यूमेरिकल के आंसर लिख रहा था। ठीक है, कूलाम मीटर हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, इसके विमी सूत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, विमी सूत्र, इसको डायमेंशन फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं। भाई इंग्लिश सीखते चलो साथ साथ, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम को ठीक है, लेकिन आगे तो हमें इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई करनी है। क्यों को हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, तो IT लिख लो, या ऐसे आप मान सकते हैं, स्मार्ट है तो आप कह देंगे सर क्यों को हम विमी सूत्र 80 लिख सकते हैं। याद कर लो यार, क्यों का 80 होता है, 2L यानी लंबाई है, 2 तो कांस्टेंट है, लंबाई है, तो इसको क्या लिखेंगे, लंबाई तो लेंथ, ऐसे LTA लिख देंगे इसको। क्या होगा LTA, किसका, डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र क्या है, LTA। ठीक है, समझ में आया। ये तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, 2Q × L, ये सब चीज़ें हो गई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने फार्मूला देख लिया। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण E, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण। अभी हमने पढ़ा था किसके कारण पढ़ी थी, अभी हमने बिंदु आवेश के कारण पढ़ी थी। क्या आया था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/R²। Q1 Q2 तो हमारा फोर्स में आता है। ठीक है, फार्मूला याद है, अच्छा याद रहनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे, तो ये 3 टाइप का होता है। तो दोस्तों 3 टाइप का कैसे होता है, पहला होता है अक्षीय स्थिति में होता है, दूसरा क्या होता है अपना निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति करके पेपर में आ जाएगा आपके, या दूसरा जो आएगा
लंबवत आ जाएगा, या निरक्षीय स्थिति करके आ जाएगा, या अनुप्रस्थ स्थिति करके आ जाएगा। तीसरा जो आएगा किसी भी बिंदु पर या किसी भी थीटा पर करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहला केस लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, यानी कि इस टॉपिक में ये जो बताने जा रहे हैं ना वैद्युत द्विध्रुव के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्थिति हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में इसको समझ डाला ना भाई, एग्जाम में आता है हर साल, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये हर सेट में मतलब 7 सेट रहते हैं एग्जाम में, तो किसी न किसी एक सेट में ज़रूर आता है। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की 3 में से एक तो आता ही है। द्विध्रुव के कारण तीव्रता ई, ठीक है, ई द्विध्रुव के कारण ई। तो अब इसमें क्या होता है, अक्षीय स्थिति में देखिए, पहले हम डाइपोल बनाएंगे, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बनता है सब लोग बना लेते होंगे, आप लोग सब स्मार्ट है भाई। माइनस क्यू प्लस क्यू से इसके बीच की दूरी हम कितनी लेते हैं, इसकी बीच की दूरी हम 2l लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं वो भी अभी बताएंगे। इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ पे होगा। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई पॉइंट क्यों ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से r दूरी पर कितनी दूरी पर लेंगे, कलर चेंज करता हूँ आपको दिखे। यहाँ से r दूरी पर, कितने पर, r दूरी पर एक मैंने क्या ले लिया, पॉइंट क्यों ले लिया। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे, नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे इसकी लैंग्वेज है, कैसे आपको लिखना है लैंग्वेज। यहाँ पे सिर्फ आप इसको समझिए कैसे हुआ। ठीक है, नोट्स से आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। वहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2l है, और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस तरह करके आपको भूमिका बनी हुई मिल जाएगी वहाँ पे। यहाँ सिर्फ आपका मतलब है, यहाँ पे सिर्फ इसको समझना है। ठीक है, अगर इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, देखो इसको तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये पॉइंट क्यों है, ठीक है, क्यों है पॉइंट, तो क्यों से ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ये दूरी कितनी होगी, सिर्फ ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से क्यों से प्लस क्यों से ये क्यों तक की दूरी, कैपिटल क्यों तक की दूरी कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी, 2l है, तो भाई ये मध्य बिंदु है, तो ये l होगा, ये भी l होगा। ठीक है, ये भी होगा भाई, मध्य बिंदु है 2l का, तो क्या होगा, वो है तो l पे मध्य बिंदु होगा, है ना, होगा ना। तो ये l है, तो सर r में से l घटा देंगे, ये r है, r में से l घटा देंगे, तो यही तो बचा हमारा, r है, r में से l घटा दिया तो क्या बचा, यही तो बचा। इसको हम क्या लिख दें, r माइनस l लिख दें, लिख दिया धीरे से। अब देखते हैं, अब माइनस क्यू से क्या दूरी होगी, अब बताइए बताइए देखिए और बताइए, माइनस क्यू से कैपिटल क्यू तक की दूरी क्या लिख दूँ मैं। अब देखिए यहाँ तक r है, यहाँ तक ये दूरी r है, प्लस l और जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, r प्लस l कह दूँ तो हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर देखेंगे हम, क्या देखेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू पर क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम EA कह देते हैं। क्या कह देते हैं, EA, या E1 भी आप कह सकते हैं, EA मैंने कह दिया। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण क्यू पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे यार साइन नहीं लिखेंगे, क्या है, r स्क्वायर रहता था फॉर्मूले में, यहाँ पे आवेश का साइन नहीं लिखते क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है, तो इसमें साइन से मतलब नहीं है ई में। यहाँ पे हम माइनस क्यू के कारण लिख रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, इस माइनस क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ सदिश योग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर की जगह माइनस क्यू से यहाँ क्यू तक की दूरी क्या है, r प्लस l का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, r प्लस l का। अब जो है प्लस क्यू के कारण, इसके कारण बिंदु क्यू पर तीव्रता EB इसको कह देते हैं, इसको क्या कह दिया, EB कह दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको भी लिखेंगे, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब दूरी क्या हो जाएगी इसकी दूरी r माइनस l, तो r माइनस l का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये दोनों क्या वेक्टर है, तो इसका योग अब कैसे करेंगे, वेक्टर नियम के अनुसार। देखो इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा जो होती है प्लस से दूर की तरफ होती है, इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगी, और माइनस वाले की दिशा क्या होगी, इसकी तरफ हो जाएगी। ठीक है,
माइनस वाला जो आवेश होता है अपनी तरफ खींचता है, दिशा जो होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसकी दिशा क्या होती है, इधर की तरफ होगी। ये वाला जो होगा माइनस क्यों लगाएगा तो इधर की तरफ होगा, माइनस की तरफ। और पॉजिटिव क्यों जो लगाता है अपने से दूर लगाता है। जब कभी भी मतलब बल तीव्रता जो होगी पॉजिटिव क्यों से दूर की तरफ दिखाएंगे तीव्रता, और निगेटिव रहेगा तो आवेश की तरफ होगी, ठीक है। तो ये निगेटिव है तो इस पर तीव्रता आवेश की तरफ होगी, पॉजिटिव है तो तीव्रता आवेश से आवेश दूर होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक वेक्टर अगर आता है तो आप वेक्टर से करेंगे तो आपको आ जाएगा 180 डिग्री का कोण है, तब तो आसानी से कर लेंगे। अगर वेक्टर नहीं आता, छोड़ो वेक्टर नहीं आता, तो सिंपल विवेक से, अपने बुद्धि तो होगा ना, विवेक तो होगा ना, उससे समझो, ठीक है। देखो ये पास में है तो ये ज़्यादा दूर का ऐसे चलाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, ये ज़्यादा दूर होगा। और ये दूर में है तो ये क्या होगा, ये कम दूर खींच पाएगा। ये तो ये मतलब ये ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे बुद्धि से मैं समझा रहा हूँ आपको, अपने बुद्धि समझिए। कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे वेक्टर ही लगा है, लेकिन अगर फिर भी वेक्टर नहीं आता तो एक उपाय है। ये दूर है तो ये कम बल लगाएगा तो ये कम दूरी होगी, ये ज़्यादा होगी, तो हमारा क्या होगा, क्यों के कारण ईबी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा ईए से। किससे होगा, ईए से ज़्यादा होगा। ऐसे भी समझ लो, ज़्यादा कौन होगा भाई, जिसके हर में सब कुछ तो बराबर है, हर में जिससे कम, जिसके हर में कम से भाग देंगे वही तो ज़्यादा होगा। ये आर प्लस एल ज़्यादा होगा, आर माइनस एल क्या होगा, कम होगा। जिसके हर में कम से भाग देंगे तो वही तो ज़्यादा आएगा। जैसे देखो अगर 4/3 करते हैं तो ज़्यादा आएगा कि 4/5 करते हैं ज़्यादा आएगा, 4/3 ज़्यादा आएगा ना। तो वही से ये कॉन्सेप्ट लगा लो। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वेक्टर पे आ जाओ, वेक्टर पे आ जाओ। दोनों को बीच का कोण क्या है भाई, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है, तो ईबी माइनस ईए या ईए माइनस ईबी जो भी करना है कर लो। तो मैं यहाँ पे ईबी माइनस ईए करता हूँ, सिंपली 180 डिग्री कोण लेता हूँ, तो फार्मूला भी लिख देता हूँ, नहीं कुछ लोग कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वेक्टर ईबी प्लस वेक्टर ईए, इसका फार्मूला जो होगा ये हो जाएगा ईए स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस 2EA ईबी cos 180 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला लिख दिया। तो भाई cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो EA स्क्वायर ईबी स्क्वायर प्लस -2EA ईबी, तो क्या हो जाएगा, cos A माइनस cos EA नहीं, क्या हो जाएगा EA माइनस ईबी होल स्क्वायर। तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा EA माइनस ईबी या ईबी माइनस EA कह देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर में तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बाहर आ गया अपना। तो अब ये बाहर आ गया, इतना समझ में आया। इधर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसको डायग्राम नोट कर लो, नहीं तो नोट्स में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। नोट कर लो एक बार, मिटाता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ ईबी माइनस ईए करना है, तो ईबी तो सब सेम है, Q/4πε0 मैं कॉमन ले लेता हूँ। परिणामी ई यहाँ पे लिख देता हूँ, परिणामी ई निकालना है हमको। तो Q/4πε0 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है, तो मैं Q/4πε0 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉमन ले लिया। जब इसको उभयनिष्ठ मैंने ले लिया तो ऊपर वाले में क्या बचा, नीचे वाला पहले लेना ना, ईबी माइनस ईए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और उसमें बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ ई परिणामी बराबर, ये तो Q/4πε0 ऐसे एज इट इज लिखा रहेगा। अब इसको देखो यहाँ पे r प्लस जो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, अब इतना तो आता ही होगा यार, इसको क्या बताऊँ। तो ये वर्ग जब खुलेगा तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और फिर प्लस में है यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस करना है ना हमको, प्लस क्यों लगा दिया। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, -r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जब माइनस है तो प्लस होके क्या हो जाएगा, 2RL हो जाएगा ना भाई। अब इतना तो मैथमेटिक्स आती होगी यार, क्लास 6-7 में सिखाई जाती है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर अभी 1 मिनट के लिए क्या कर दो, अभी स्क्वायर मत मानो। अगर ऐसे r माइनस एल r प्लस एल होता तो क्या होता है, अरे यार a माइनस बी ए प्लस बी होता तो क्या लिखते, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ r माइनस एल r प्लस है तो क्या लिखते, r स्क्वायर, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी होता तो इसको गुणा करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते ना। यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को दोनों पे है तो दोनों ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। इतना बेसिक चीज़ है। अब यहाँ देखो क्या होगा, अब देखो कुछ समझ में आया, यहाँ पर कट पीट होगा कुछ। एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मारा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, 2RL जुड़ के क्या हो गया, 4RL हो गया। तो अब इसको देखो 4RL को 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, इंटू क्यों पहले से था, एल को मतलब एल ऐसे लिख दिया, आर को ऐसे लिख दिया, टुकड़े में सबको ऐसे, मतलब सबको ऐसे गुड़ा में लिख दिया, इसको ऐसे गुड़े में लिख दिया, जैसे हम कक्षा 2 में पढ़ते थे ऐसे लिखते थे ना, ऐसे उसी तरह से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4π क्यों ऐसे लिख दिया, नीचे क्या है 4πε0 ये है, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है।
अब यहाँ देखो काम की चीज़ ये हो गया। अब देखो 2 इंटू क्यू इंटू एल, या क्या दिख रहा है 2 इंटू क्यू इंटू एल, तो कुछ याद आया, P बराबर 2L इंटू क्यू, कुछ याद आया, चमक गया। तो इसको क्या लिख दें हम, P लिख दें, तो ठीक है यहाँ से हम मिटा के हम P लिख देते हैं, ठीक है डायरेक्ट हम P लिख देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे 2 था पहले से, 2 इंटू क्यू इंटू एल को हमने P लिख दिया, इंटू क्या था R था, बचा था हमारे पास। अब देखो ये फार्मूला आ गया, क्या फार्मूला आ गया, फिर से मैं लिखता हूँ, E बराबर 1/4 पाई साइलन 0 के भी लगा लो, क्योंकि के माध्यम प्रावधान के लिए लिया तो के भी लगा लेना, ठीक है के। उसके बाद क्या था 2P R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था फार्मूला निकल के आया था। अब देखो ये फार्मूला बन गया ये, लेकिन ये तो फार्मूला बन गया है, कोई शक नहीं है कि गलत है फार्मूला, सही फार्मूला है, कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि L जो है वैद्युत द्विध्रुव, मैंने बताया था बहुत छोटी दूरी पर जब दो आवेशों को, विपरीत आवेशित आवेश को रखा जाता है तो क्या होता है, तभी द्विध्रुव बनता है एकदम। क्या भाई HCl में तुमको दिखता है क्या कि भाई H+ यहाँ पे बैठा हुआ है तो 2 किलोमीटर दूर Cl- बैठा, दिखता है, नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता है ना, हाँ। तो उसी तरह से यहाँ पे ये दूरी क्या मानी जाती है, अज्यूम की जाती है बहुत छोटी, इनके बीच की दूरी H+ Cl- की दूरी HCl में बहुत छोटी होती है, यानी कि बहुत छोटी, माइक्रोमीटर से भी, माइक्रो क्या मतलब उसको क्या बनते हैं, अरे यार 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने बोला था, अभी याद नहीं आ रहा जबान पे, ठीक है। तो उससे भी छोटी होती है, पिकोमीटर, हाँ अब याद आया, ठीक है पिकोमीटर से भी छोटी फर्मी वर्मी में होती है, 10⁻⁻14 इस तरह से, ठीक है। तो अब L को हम क्या कह सकते हैं, L इज़ नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल का R से बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है R की तुलना में। R जो है बहुत मतलब बड़ा है, R की तुलना में L छोटा है, तो L को क्या मान सकते हैं हम, L को नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जब भाई L को नगण्य मान लिया तो यहाँ से L का काम खत्म हो जाएगा। जब L का काम खत्म होगा तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर के स्क्वायर R⁴ हो जाएगा, इसको भी हटा दो। अब एक R ने एक R को मारा, नीचे R³ बचा। अब ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन गया, इसको नोट कर लो, 1/4 पाई साइलन 0 के 2P अपॉन R³, ये स्टैंडर्ड फार्मूला अपने पास आ गया। तो अक्षीय स्थिति में इसका यूज होगा, याद कर लो, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई साइलन 0 के 2P अपॉन R³, ठीक है 2P अपॉन R³, याद कर लो 1/4 पाई साइलन 0 के 2P अपॉन R³, 1/4 पाई साइलन 0 के 2P अपॉन R³, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। मेरे साथ बोलो 1/4 पाई साइलन 0 के 2P अपॉन R³, ठीक है, ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया, मिटा दूं, मिटा देता हूँ, चलो ठीक है। ये था क्या था, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, क्या देखेंगे भाई, निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, ठीक है। द्विध्रुवीकरण तीव्रता E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख दिया। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुवीकरण तीव्रता हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल आता है। देखिए या तो किसी सेट में ये दिया रहता है, या तो आगे हम पढ़ेंगे गॉस का नियम, ये जो मतलब कंपलसरी हर साल आता ही आता है, किसी न किसी सेट में आता है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में पूछ लेगा, अक्षीय स्थिति में पूछ लेगा, किसी भी बिंदु पूछ लेगा, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि फिर हम बना लेते हैं द्विध्रुव अपना। द्विध्रुव क्या होता है भाई, द्विध्रुव हम इसको इधर रख देता हूँ स्केच, तो सुकून से बनाते हैं, ठीक है। द्विध्रुव हम बनाते हैं बहुत अच्छा सुंदर सा, बना ही नहीं पाते यार, कोशिश तो करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनती है, ठीक है। द्विध्रुव बन गया हमारा। निरक्षीय स्थिति में मान लिया कोई बिंदु यहाँ निरक्षीय स्थिति जू, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वही होता है ना लंबवत जू। अब यहाँ से क्यू के कारण यहाँ पे इसे जू ऐसे जाएगा, फिर इस माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, ऐसे भाई करते थे ना, क्यों करते थे, क्योंकि यार बिंदु से क्यू के कारण करेंगे तो रास्ता तो यही होगा ना। अब वहाँ पे अक्षीय में थे तो ऐसे ऐसे जा रहे थे, क्या जा रहे थे, अक्षीय मतलब उसमें जा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजेंटल में जा रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, अब ऐसे जा रहे हैं जू, यहाँ से जा रहे हैं जू, तो यहाँ पे पॉइंट कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मान कह देते हैं कि -q + q से मिलकर बना एक द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके बीच की दूरी क्या है 2L है, और इसके मध्य बिंदु O से, है ना, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ कह देंगे R दूरी पर स्थित बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, थीटा कोण पर है, ये भी थीटा कोण पर है, ठीक है। अब देखो ये 90 अंश है, ये थीटा है, तो क्या होगा 90 - थीटा होगा, चुप्पे से कह दो इसको 90 - थीटा, किसी को बताना नहीं। अब ये भी इसी तरह से 90 - थीटा, बताना नहीं किसी को, भी देखना धमाल होने वाला है, देखो क्या होगा।
अब मैंने बताई थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर माइनस के कारण है, अब माइनस क्यू से ये बिंदु जो है कैपिटल क्यू, इस पर तीव्रता निकालनी है। तो क्या होगा, मैंने बताया था तीव्रता माइनस के कारण, आवेश माइनस के कारण तीव्रता निकालते हैं तो उसकी दिशा क्या होती है, इसकी तरफ होती है। मैं स्केच बदल देता हूँ तो कुछ समझ में आता है आपको, कुछ चमकेगा आपको, ठीक है। यहाँ से तीव्रता जो निकलेगी इसके कारण, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू की अपनी तरफ दिशा होती है, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है। तो इसकी ऐसे आ गई तीव्रता, ऐसे आएगी, इसको कह देता हूँ मैं E1, ठीक है, या ये कह लीजिए आप। और ये प्लस क्यू की जो होती है, मैंने बताया था प्लस अपने से दूर जाता है, इससे दूर जाता है, तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगी ये कहाँ जाएगी, इसको क्यू को मैं साइड में लिखता हूँ, ये कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, जू, इसको मैं E2 कह देता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो ये कोण 90 माइनस थीटा है और ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, कोई शक, बेसिक मैथमेटिक्स। तो मेरे भाई ये क्या है, एक रेखा बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसको भी मैंने बता दिया, पढ़ा ही होगा यार तुम लोगों ने। तो 180 माइनस 2 थीटा है ये, तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा, तभी तो 180 जाके होगा, तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब इसको हमको कंपोनेंट में तोड़ना है, घटकों में वियोजित करना है। तो मान लेंगे कि ऐसे बीच में, इसका मतलब मान लेंगे ऐसे घटक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, घटक, ऐसे तोड़ेंगे इसको, तो इसका जो ऐसे घटक निकलेगा, इसका घटक में तोड़ेंगे, इसको घटक में तोड़ना मैंने वेक्टर में बताया, नहीं पढ़ा तो अब जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। जब इसको हम घटकों में तोड़ेंगे तो ये थीटा मान लेंगे, ये आधा कोण थीटा, इसके कारण ये क्या है थीटा, इसके कारण भी थीटा, ऐसे। तो इसको जब इधर का करेंगे तो इधर का एक घटक आएगा, ये होगा E2 कॉस थीटा, क्या होगा, E2 कॉस थीटा। और इधर का जो घटक आएगा उसको मैं ऐसे लिखता हूँ डॉटेड, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला जो होगा घटक होगा E2 साइन थीटा होगा, क्या होगा, E2 साइन थीटा होगा। अब इसको जब करेंगे तो ये भी थीटा इधर है, तो E1 कॉस थीटा ये होगा, क्या होगा, E1 कॉस थीटा। और जो इसका लंबवत घटक होगा जो इधर की तरफ होगा, ये क्या होगा, इसको भी मैं डॉटेड लाइन से इस पे सेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। तो भाई ये देखो E2 कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा होता है भाई इधर, ठीक है, साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा लंबवत है, क्यों लंबवत है भाई, थीटा ये दोनों के बीच का कोण था, ऐसे थीटा और ये थीटा, तो ऐसे मैंने माना कि इसको इधर का E2 कॉस थीटा और इसके लंबवत वाला E2 साइन थीटा, इधर थीटा होता है उधर E2 कॉस थीटा होता है, इसका भी इधर E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में, इनके बीच का डिग्री क्या है यार, 180 डिग्री है, और क्या है, परिमाण समान है, तो भाई A माइनस B होता है, दोनों A माइनस B यानी कि दोनों परिमाण समान 0। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी, मतलब बेसिक से बताने लगता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझिए, अब ये दोनों क्या है, दिशा इनकी समान है, एक ये E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा है, तो दोनों परिणामी जो निकलेगा, क्या निकलेगा, परिणामी जो मैं यहाँ लिखूंगा, परिणामी जो आएगा E1 कॉस थीटा, परिणामी E लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। परिणामी तीव्रता जो आएगी अपनी क्या आएगी, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, अब लिखेंगे 1/4 पाई को मैं K लिख देता हूँ जल्दी इस टाइम की बचत के लिए, ठीक है। K क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। अब देखो इसको सब मैं मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, ये L है, ठीक है, ये L है और ये भी L होगा। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से ये R है और ये L है, तो कर्ण क्या होगा, क्या मैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कह दूँ, रूट, ठीक है। इधर भी वही चीज़ होगी, ये R है ये L है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे जब रूट का स्क्वायर करेंगे, यानी कि लिख देता हूँ यार आपके लिए मैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और कॉस थीटा, अब प्लस इसका भी वही करेंगे तो इसका भी वही आएगा, इसका भी देख लो कि क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इधर भी रूट करेंगे तो ये आएगा। अब 2 हो गया, के क्यू अपन दोनों वही चीज़ है, कॉस थीटा हाँ, कॉस थीटा इसके साथ भी लगेगा, ठीक है। तो अब 2 चीज़ वही है, कॉस थीटा, तो इसको हम क्या 2 बार नहीं लिख सकते, इसको मिटा के हम लिख देंगे भाई, एक लिखा है तो आप इसको 2 नहीं लिख सकते, तो इसको मैंने 2 कर दिया, परिणामी E बराबर, ठीक है। अब देखो 2K क्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा है यहाँ पे, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से मैं देखूँ, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपना L है, कर्ण क्या है R है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने ली आधार L कर्ण R, ठीक है, सॉरी
कर्ण आर नहीं भाई, आधार बटे कर्ण ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही तो मैंने कहा कर्ण कैसे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। कर्ण ये हो गया। कॉस थीटा को वैल्यू क्या होगी, एल बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अभी तो गलत हो जाए, कॉस थीटा को मैं रिप्लेस कर दूँ तो ठीक है, मैं यहाँ एल लिख देता हूँ और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अंडर रूट में है तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, और इसकी पावर क्या है 1 है, 1/2 और 1, तो ये मिल के क्या हो जाएगी, इसको मैं अगर 1/2, अरे यार जोड़ लोगे तो क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। पावर जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 3/2, इसको यहीं पे खसका के लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो क्या आ गया, इसको मैं अब ढंग से लिख देता हूँ, के की वैल्यू लिख देता हूँ, क्या होगी के की वैल्यू 1/4 पाई साइलेंस 0 की, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे ये एल है, ठीक है, पी नहीं है, ये एल है, तो दिख रहा है 2QL लिखा हुआ है, तो अब कुछ चमका 2L इंटू क्यू यानी क्या होगा P हो जाएगा, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी P 1/4 पाई साइलेंस 0 के लिख लीजिए ऐसे करके, P/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 यानी 3/2, ये चीज़ हो गया। ये फार्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। समझ में आया ये कैसे आया, उसी तरह से ऐसे ऐसे करके मैंने लेके आया, इसको पूरा समझ लीजिए एक बार, वीडियो नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए। ये कैसे E1 है तो इसका एक कॉम्पोनेंट होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वाले का खत्म हो गया और क्षैतिज वाला सिर्फ बचा वही जुड़ गया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फिर हम कह देंगे, क्या कह देंगे, एल बहुत छोटा है इसलिए एल को ख़त्म कर देते हैं, एल लिख देंगे एल इज़ स्मॉलर देन आर। क्यों छोटा होता है भाई, द्विध्रुव बहुत छोटा। तो यहाँ 2 ने 2 को फिर मारा, इसको इस तरह समझिए जैसे, फिर आर की पावर 3/आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो अब ये 2 ने 2 को मारा, आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला आया, तो फार्मूला हमारा आएगा जो सिंपल, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भाई वही न्यूटन पर कूलाम होता है, और क्या, ई का मात्रक तो हमेशा न्यूटन पर कूलाम होता है ना, ठीक है। ये थी अक्षीय स्थिति में, तो मिटा दूं, समझ में आया। अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कैसे, पूछता है यार एग्जाम में, मतलब 7 सेट में किसी न किसी एक सेट में हर साल आते हैं तीनों में से, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ट्रिकी है, इसमें दोनों को मिला कर आया है, ठीक है। अभी देखो याद तुमको करा देता हूँ, अक्षीय स्थिति में क्या था, अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई साइलेंस 0 2p/r³ था, और निरक्षीय में क्या था 1/4 पाई साइलेंस 0 p/r³। अक्षीय में 2p था, यहाँ p था। अब इसका यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कहेगा फिर हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, अपना पुराना खेल, क्या पुराना खेल यार, द्विध्रुव आघूर्ण बना लेंगे सुंदर सा। अरे सर बनता ही नहीं, अब कि यहाँ बनाते हैं क्योंकि अब की डेरिवेशन करना रहेगा, ठीक है, लंबा डेरिवेशन जाएगा। -q + q से मिलकर एक द्विध्रुव आघूर्ण बना, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसके बीच की दूरी 2l हो जाएगी, इसको मैं l कह देता हूँ, और आधा बचा जो है इसको मैं l कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई बिंदु P पर या Q मान लो, Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मध्य बिंदु इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो ये कोण थीटा बनाता होगा, कोई भी कोण थीटा होगा, थीटा कोण पर कहेगा या किसी बिंदु पर कहेगा तो हम ऐसे निकालेंगे। अब इसकी दूरी यहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, इसकी दूरी देखेंगे ऐसे लगेंगे तो भाई बहुत हो जाएगा। तो इसको हम एक काम करते हैं कि क्या काम करते हैं, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो निकलेगा -q है +q है, द्विध्रुव आघूर्ण जो निकलता है उसकी दिशा क्या होती है 2q × l होती है ना, 2ql, तो इसकी दिशा -q से +q की होती है, इसकी दिशा क्या होती है इधर की तरफ होती है, ऐसे मान लो ऐसी दिशा है। अब इसको जो मैं घटक में वियोजित करूँगा, इसका एक ऐसे लंबवत, इसका ऐसे मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, ऐसे लंबवत अक्ष, इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक, ऐसे इसके लंबवत है, इसके ऐसे लंबवत है, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे है भी ऐसे सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अगर कहूँगा 2q × l, यहाँ पे p है, तो p थीटा जिधर होता है, जिधर कंपोनेंट में तोड़ना वेक्टर में नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो, बेसिक से बता रहा हूँ। p है जिधर थीटा होता है, उधर का कंपोनेंट क्या होता है, उधर घटक क्या होता है p, ऐसे ले जाएंगे इधर क्या होगा कॉस थीटा, यानी कि जो है तो ये क्या हो जाएगा p cos थीटा हो जाएगा अपना, ठीक है। और फिर इधर का p cos थीटा हो गया, और इधर इसके लंबवत जो होता है जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या होता है p sin थीटा, इसको हम क्या कह देंगे p sin थीटा कह देंगे, क्लियर है, p sin थीटा कह दिया, ठीक है।
इसको ऐसे मान लेंगे। अब इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ऐसे है ये, ऐसे ऐसे है ऐसे। अब इसको ऐसे 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 घुमा के ऐसे टुर्र ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे घुमा के लेके ऐसे था, ये ऐसे ऐसे टुर्र ऐसे घुमा के लाए तो ये कॉस थीटा क्या होगा, ऐसे हो गया अक्ष पे हो गया, और साइन थीटा क्या हो गया, लंब पे हो गया। तो अक्षीय स्थिति ये हो गई और निरक्षीय स्थिति ये हो गई। ठीक है, क्लियर है। देखो आप देखो, अब यहाँ से उस क्यू के कारण, ठीक है, माइनस क्यू के कारण, अब माइनस क्यू को हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। तो एक हम मान लेंगे इसको A1 B1 A2 B2 मान लेंगे। ठीक है, A1 B1 मान लेंगे और A2 B2 मान लेंगे। मान लेंगे कि मतलब एक कल्पना कर लेंगे अक्ष की। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और इसके कारण क्या निकालेंगे, अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, और इससे क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। ठीक है, ये ऐसे घुमा के जब ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसके कारण अक्षीय स्थिति में निकल आएगा, और इसके कारण क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसको जो है अब क्यू से लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि यार 2Q को हमने इसे कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब अक्षीय स्थिति में निकाल लेंगे, फिर P निकाल लेंगे अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में निकाल लेंगे साइन थीटा के साथ में, कॉस थीटा लगा रहेगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब P क्या होता है अक्षीय स्थिति में, E1 निकालते हैं, ये अक्षीय स्थिति में यही है। तो E1 क्या होता है अक्षीय स्थिति में, 1/4 पाई साइलम 0 K क्या होता है अक्षीय स्थिति में, 2P/r³। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2P/r³ कॉस थीटा। ठीक है, और फिर निरक्षीय स्थिति में इसके कारण साइन थीटा वर्ग है, तो E2 निकाल लेंगे। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 1/4 पाई साइलन 0 के P/r³। इसीलिए कहा था नोट्स बनाते चलो या याद करके चलो। देखो समझ में आ रहा है, हाँ आएगा साइन थीटा। अब देखो बहुत अच्छा है। अब ये तो हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके बीच का ये एंगल कितना है, ये वाला, यानी कि P कॉस थीटा P साइन थीटा के बीच का कोण, वो क्या है, 90 अंश है। दिख रहा है भाई, चमक रहा है। ये क्या, इसके और इसके, देखो ये कोण क्या है, इसके और इसके बीच का कोण, ये कोण क्या है, 90 अंश है। तो E1 E2 के बीच का कोण 90 अंश है। तो अब हम परिणामी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, परिणामी E निकालते हैं। तो क्या हो जाता है भाई, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू हम सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये 0 हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हम E1 को स्क्वायर और E2 को स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा, E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं E1 स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई साइलन 0 के स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर होगा, और इसका भी पूरे के स्क्वायर होगा। तो पूरे के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और r³ भी साथ में। ठीक है, r³, ये सब का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये तो दोनों में कॉमन है ना, ये पार्ट है, देखो ये पार्ट और ये पार्ट पूरे में कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। P भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तक कि P भी कॉमन ले लिया। ठीक है, P भी कॉमन है, इतना कॉमन ले लिया। अब जब स्क्वायर है, सॉरी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा 2 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर में है ना भाई, सबका स्क्वायर स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर में से एक कॉमन हो गया। जब ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, P/4 पाई साइलन 0 के, और ये r है। ठीक है, r³। ठीक है, ये बाहर आ गया। ये रूट के अंदर बचा, क्या बचा, ये रूट के अंदर अपना बचा, ये बचा 2 कॉस थीटा के स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा के स्क्वायर नहीं करेंगे यार, स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, और फिर इसका दोनों का क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यानी 4 कॉस थीटा साइन थीटा ना, 2AB, तो 4 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ समझ में आया। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइन स्क्वायर थीटा के साथ दे देंगे, तो मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो शायद मुझको कुछ गलती लग रही है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो
गलती तो है भाई, गलती है। देखो गलती मैंने क्या लिख दिया, इसको स्क्वायर करके लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, देखो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमको मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया, आपने क्या नोटिस किया इसको? अगर नोटिस किया तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। देखो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरे के स्क्वायर आ जाएगा। E1 के स्क्वायर करेंगे तो पूरे के जब स्क्वायर आएगा तो इतने का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इतना, और ये क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो साइन थीटा साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये इतना बाहर मैंने कर दिया, क्या कर दिया, P/4 पाई साइलेंस 0 के बाहर कर दिया। अब अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देख लो, जिसको नहीं पता भाई क्या होता है, 1 होती है। इसकी वैल्यू याद कर लो, अगर अभी तक नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ 1, या इस तरह लिख दूँ 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपना फार्मूला आ गया परिणामी ई का, यानी P/r³ 1/4 पाई साइलेंस 0। इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, मिटा के इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, यानी कि किसी भी बिंदु पर जो होता है उसको मैं ढंग से लिखता हूँ। इसका फार्मूला, इसका परिणामी जो आएगा ये आएगा 1/4 पाई साइन नॉट के P/r³ क्या था भाई, √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया P/r³ √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए और अपने जहन में नशीन कर लीजिए, यानी कि जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है। तो ये थी अक्षीय स्थिति में। अब इसका एक चीज़ और आता है एंगल निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके कारण इस तरह से होगी, ये माइनस वाला इसको मान लेते हैं, पॉजिटिव वाला इसको मान लेते हैं। इसको माइनस कारण क्या हो जाएगी, ऐसे नहीं, हाँ ये ऐसे हो जाएगी अवेश चार्ज, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था अपना, ये P cos थीटा E1 माने थे हम, और ये क्या था E2 था अपना, ठीक है। अब इसके बीच का कोण जो निकलता है, यानी कि ऐसे, नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ये फाई होता है बीच में, ठीक है, बीच में जो है, तो tan फाई बराबर हम करके निकाल लेंगे। ऐसे क्या होगा tan फाई, लंब बटे आधार, यानी कि ये E1 है तो E1/E2। अगर नहीं समझ में आया तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही मतलब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो अब E1/E2 कर दो। E1/E2 करके क्या मिलेगा हमको, E1 क्या था हमारा, E1 इसी को माने थे ना भाई, E1 P cos थीटा, तो P cos थीटा अच्छी स्थिति में था 1/4 पाई लिख देंगे। इस साइलेंट नॉट के क्या था 2P/r³ cos थीटा था साथ में, ठीक है, ये था लंब बटे आधार। हाँ E2 क्या था अपना, E2 था 1/4 पाई साइलेंस 0 के, यहाँ पे साइन थीटा था शायद, या कॉस थीटा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P/r³, तो ये से ये कटा, r³ ने r³ मारा, P को मारा, तो 2 cos थीटा हो गया। tan फाई बराबर 2, यहाँ पे साइन थीटा तो 2 cot थीटा, ठीक है। शायद मैंने उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे 1/2 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला उल्टा हो गया, यहाँ पे ये E2 था हमारा और ये E1 था, ठीक है, ये E1 था, हमने गलत ले लिया, ठीक है, ये E1 था, सॉरी ये E1 था, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, ये नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, फाई बराबर जो निकल के आएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ठीक है। ये मतलब कभी कभी ये पूछ लेता है बीच का परिणामी के बीच का कोण क्या है, तो यही था। तो आज हम जो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर था, इसको जल्दी से यानी क्रैश कोर्स में हमने कंप्लीट कर लिया। जिस तरह से क्रैश कोर्स में कंप्लीट किया जाता है उस तरह से नहीं, बल्कि एक क्लास की तरह हमने कंप्लीट किया। जिस तरह से हम क्लास में बेसिक पॉइंट पर हम बातें करते हैं, उस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। तो आपने देखा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। आप अगर शुरू से फॉलो कर रहे हैं, नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से जाकर आप ले लीजिए, आपको मिल जाएगी और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।